अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू इनफाइनाइट शीट चार्ज। इनफाइनाइट शीट चार्ज जैसा कि इस पर्टिकुलर फिगर में शो किया हुआ है, पूरा शीट को प्लेस किया हुआ है अलोंग वाई जेड प्लेन। मतलब ये y में इंफिनिटी तक जा रहा है, z में इंफिनिटी तक जा रहा है, y में माइनस इंफिनिटी तक है और z में माइनस इंफिनिटी तक है। मतलब इस पर जो इसका जो साइज है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, पर ऐसी शीट के लिए भी हम डिफाइन कर सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस, जो कि dq अपॉन ds होगी। इस पर्टिकुलर रो एस इक्वल टू dq अपॉन ds को मैंने आगे और यूटिलाइज किया है। इस शीट चार्ज को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस से बनी हुई है। उसमें से एक लाइन चार्ज यहाँ शो किया हुआ है, तो ऐसे ही लाइन चार्जेस शो किए जा सकते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी y के बीच में। और ये जो मैं बोल रही हूँ ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं। तो ये जो शीट चार्ज है इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी dy, मतलब बहुत डिफरेंशियल विड्थ है, बहुत छोटी विड्थ है। तो कितनी है dy विड्थ है, तो dy ऐसे सारे इंडिविजुअल लाइन चार्ज जो होंगे जिससे ये शीट चार्ज पूरी बनी हुई है वो dy विड्थ की है, जिसमें से एक लाइन चार्ज हम कंसिडर करके चल रहे हैं। और उस लाइन चार्ज की लोकेशन क्या है, वो y एक्सिस को कट कर रही है 0 y 0 पर, तो ये उसकी लोकेशन हो गई। अब हम जब इस पूरे इनफाइनाइट साइज ऑफ द शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये शीट पूरे इनफाइनाइट लाइन चार्जेस की वजह से बनी हुई है, तो सबसे पहले हम ये जो फर्स्ट लाइन चार्ज हम कंसिडर करके चल रहे हैं जिसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है, इस लाइन चार्ज की वजह से P पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। P की लोकेशन x0 है, मतलब P लाई कर रहा है x एक्सिस पर। और जब मुझे इस सिंगल इनफाइनाइट साइज के लाइन चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, तो फिर इंटीग्रेट करके उस एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एंटायर इनफाइनाइट शीट चार्ज। अब इस लाइन चार्ज की वजह से P पॉइंट पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले मुझे इस लाइन चार्ज की लाइन चार्ज डेंसिटी पता होना चाहिए। मुझे शीट चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एस पता है जो dq अपॉन ds है, तो यहाँ रिपीट करके लिखा हुआ है रो एस इक्वल टू dq अपॉन ds। अब अगर मैं ds को रिप्लेस कर देती हूँ dy dz से, क्योंकि इनफाइनाइट शीट चार्ज जो है वो yz प्लेन में एग्जिस्ट करती है, तो नेचुरली उसका जो डिफरेंशियल एरिया होगा ds वो dy dz दो डायमेंशन से बनेगा, तो ds इक्वल टू dy dz हो जाएगा। यही सब्सटीट्यूशन रो एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस की जगह डी वाई डी जेड सब्सटीट्यूट कर दिया, तो मुझे डी क्यू बाय डी जेड ये एक लाइन चार्ज डेंसिटी मिल गई, जो कि इस पर्टिकुलर इनफाइनाइट साइज के लाइन चार्ज की वजह से होगी, जिसे मैं रो एल बोल रही हूं। पर रो एल की नेक्स्ट डेफिनेशन इसी फॉर्मूले से मुझे मिल जाएगी, डी क्यू अपॉन डी जेड यहां रखा और डी वाई को रो एस के साथ मल्टीप्लीकेशन में ले लिया, तो रो एस डी वाई जो है वो रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी की दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। तो एक dq बाय dz है ये कि पूरी शीट पर अगर मैं q चार्ज इंपार्ट करती हूं, पूरी इनफाइनाइट शीट पर अगर q चार्ज है, तो नेचुरली इस छोटे से एरिया dy dz पर dq चार्ज लाई कर रहा है, जो यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है या यहां पर एक्सप्रेस हो रहा है। ये dq चार्ज dy dz पर लाई कर रहा है। इसी को पूरा रीशफल करके हमने नया लाइन चार्ज डेंसिटी रो एस dy निकाली है, जो कि dq बाय dz भी है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इस स्ट्रिप की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, सॉरी ये आर स्क्वायर नहीं है, आर है। तो ये फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। इनटू ए आर यूनिट वेक्टर होगा, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पी पॉइंट फ्रॉम द लाइन चार्ज, उसके अलोंग, इस परपेंडिकुलर के अलोंग ए आर यूनिट वेक्टर एक्ट करेगा। अब मैं रो एल को रिप्लेस कर सकती हूँ रो एस डी वाई से, तो हमने रिप्लेस कर दिया। 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर जो है वो हमने 2 पाई एप्सिलॉन 0 तो लिखा ही है,
एक आर जो फॉर्मूले में है और एक आर मुझे यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट करने में मिलने वाला है, तो दोनों आर मिला के मैं आर स्क्वायर यहां फॉर्म कर दे रही हूं। पर अब पहले मुझे यूनिट वेक्टर या वेक्टर फॉर्म करना पड़ेगा इस आर के अलोंग, दैट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पी पॉइंट का लाइन चार्ज से है, उस परपेंडिकुलर के अलोंग पहले मैं एक वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लेती हूँ और उसको उसी की लेंथ से जब डिवाइड करूंगी तो ये एक यूनिट वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी ड्यू टू लाइन चार्ज। अब जैसा कि मैं कंसिडर करती आ रही हूँ कि Q जो है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से जो होगी वो अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज होगी, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये वाली आएगी टूवर्ड्स द पी पॉइंट। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आएगी तो नेचुरली ए आर यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन इसी के अलोंग आएगी। तो अब मैं एरो हेड के कोऑर्डिनेट से टेल के कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करूंगी, मतलब x माइनस 0 दैट मीन्स x ax, 0 माइनस वाई मतलब माइनस ए वाई, एंड देन 0 माइनस 0 मतलब ए जेड जो मैंने लिखा नहीं है। तो ये मेरा आर वेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया है, पर मुझे आर वेक्टर नहीं, मुझे ए आर वेक्टर चाहिए। तो इसी के लेंथ से मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो इसकी लेंथ जो होगी वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, और एक लेंथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में भी आ रही है डिनोमिनेटर में, तो ये आर वेक्टर की लेंथ मिला के ए आर कंस्ट्रक्ट करने में टोटल आर स्क्वायर आ जाएगा, जो पहले ही मैं डिफाइन कर चुकी हूँ। तो यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज लाइंग एट 0 y 0। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि डीई के दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक ए वाई डायरेक्शन में है। तो डीई वेक्टर को मैं लिख रही हूं डीई एक्स माइनस डीई वाई, ये एक्स सफिक्स हो गया, मतलब एक्स डायरेक्शन का डी का कंपोनेंट और वाई डायरेक्शन का डी का कंपोनेंट। अब मुझे पूरे शीट की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी के इंटीग्रेशन से निकलेगी। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डी के इंटीग्रेशन से निकलेगी, मतलब डीई एक्स वेक्टर का भी इंटीग्रेशन और डीई वाई वेक्टर का भी इंटीग्रेशन। जब हम इस शीट पर एज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ लाइन चार्जेस जो लाई कर रहे हैं, जिससे ये शीट बन रही है, इनफाइनाइट लाइन चार्जेस रखे हुए हैं फ्रॉम माइनस वाई टू प्लस वाई, ये लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी, फिर अगले लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी, ऐसे करते करते मुझे 0 y 0 पर अगर एक लाइन चार्ज मिल रहा है, तो 0 माइनस वाई 0 पर अगला लाइन चार्ज मिलेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शंस x में और y में होगी, पर नेचुरली इसका y कंपोनेंट जो होगा वो इसके y कंपोनेंट को कंपनसेट कर देगा या नल एंड वॉइड कर देगा। इसका मतलब y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होंगे ही नहीं। इसको और ज्यादा मैं फिगर पर ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, मतलब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डीई मेरा एक्ट हो रहा है ऐसे। अब इस डी के दो कंपोनेंट्स है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन वाला डीई एक्स है, वाई डायरेक्शन वाला डीई वाई। जब यहां पर रखे हुए लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो उसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाएगा, वाई कंपोनेंट उसका माइनस वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर प्लेस्ड लाइन चार्ज और यहाँ पर प्लेस्ड लाइन चार्ज दोनों अपने वाई कंपोनेंट को कंपनसेट कर देंगे। तो फाइनली आफ्टर इंटीग्रेशन y कंपोनेंट जो होगा कंट्रीब्यूट्स टू 0, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे शीट चार्ज की वजह से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव x डायरेक्शन में मिलेगी। तो उसका कंक्लूजन मैंने ऐसे लिखा है, E इज इक्वल टू ई एक्स ओनली वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जैसा अभी बताया कि पूरा डीई एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा डी एक्स, उसके इंटीग्रेशन से फाइंड आउट हो जाएगी पूरी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैं डीई एक्स को डीई मैग्नीट्यूड और एक्स डायरेक्शन में स्प्लिट अप करके लिख रही हूँ। डीई का एक्सप्रेशन इससे लास्ट स्लाइड में जो लिखा हुआ था रो एस एक्स, मतलब उसमें से हमने सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट उठाया है, ए वाई के कोएफिशिएंट को हमने सबसाइड कर दिया है, क्योंकि वो आफ्टर इंटीग्रेशन पूरा कंट्रीब्यूट करेगा जीरो को, वो अभी समझाया ही था पूरा फिगर पर। तो ए एक्स का जो कंपोनेंट है वो बन रहा था रो एस एक्स डी वाई अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रो एस और एक्स अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब एक्स मैं कांस्टेंट क्यों बोल रही हूं, क्योंकि इस शीट पर हम चेंज क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, हमने पी पॉइंट की लोकेशन फिक्स करके रखी है। हम जो चेंज कर रहे हैं वो इस लाइन चार्ज का वेरिएशन अलोंग -y टू +y, मतलब -∞ टू +∞ y में हम इसके पोजीशन को चेंज करें। तो हमारे लिए वेरिएबल y है, y की लोकेशन हमारे लिए वेरिएबल है, पर x जो है वो फिक्स है, क्योंकि शीट से x डिस्टेंस पर p पॉइंट है पॉजिटिव x एक्सिस पर, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और वो पॉइंट फिक्स है। तो इसलिए x कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर ले लिया। तो रो एस तो शीट चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है ही, तो वो भी बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर -∞ टू +∞ में 1/x² y² dy। अब ये हमारा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y का वेरिएशन -∞ टू +∞, तो वो सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर एक एजम्पशन कर रहे हैं कि ये जो एंगल है ओ पी पी डैश एंगल, ये थीटा है। तो एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए थीटा, और इसकी वजह से हम tan थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगल ओ पी पी डैश जो है वो थीटा के इक्वल है, और इसकी वजह से tan थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो इस ट्रायंगल को देखते हुए समझ में आएगा y अपॉन एक्स है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ, तो dy इज इक्वल टू एक्स sec² थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं y को देख रही हूँ -∞ पर, तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री माइनस होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ पर -90 एंगल फॉर्म होगा थीटा। मतलब जब y टेंड्स टू -∞ है तो थीटा टेंड्स टू -90 होगा। सिमिलरली जब y टेंड्स टू पॉजिटिव है इंफिनिटी, तो थीटा की वैल्यू +90 डिग्री हो जाएगी। तो वो यहाँ पर +90 डिग्री हम शो कर रहे हैं। अब सेम वही चीज फॉलो कर रहे हैं, E इज इक्वल टू रो एस एक्स 2 पाई एप्सिलॉन 0 यहां से लिया, -∞ की जगह -90 लिखूंगी, थीटा की जगह 90 लिखूंगी। क्यों? क्योंकि अब मैं dy को रिप्लेस करने वाली हूँ x sec² थीटा डी थीटा से। तो अब मेरा वेरिएबल जो रहा वो y न रहकर थीटा हो गया है। तो न्यूमरेटर ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर में नेचुरली x² को x² ही रख रहे हैं, पर y की जगह में x² tan² थीटा सब्सटीट्यूट कर दूंगी, और x तो डायरेक्शन चली आ रही है। नाउ ये जो हो जाएगा रो एस x² अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, और ये जो ब्रैकेट का डिनोमिनेटर का x² है वो बाहर ले लेंगे, तो वो बाहर आ गया। और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी sec² थीटा बनेगा और डिनोमिनेटर में भी sec² थीटा बनेगा, कैंसिल होके 1 हो जाएगा, मतलब 1 d थीटा ax ये बचेगा इनसाइड द इंटीग्रेशन। और न्यूमरेटर में भी मुझे एक x मिल रहा है, बाहर भी एक x है, तो x² फॉर्म हो रहा है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x² हो रहा है, तो वो कैंसिल आउट होके इंटीग्रेशन में सिर्फ 1 बचेगा। उस 1 का जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो थीटा आ जाएगा, और थीटा की लिमिट्स हम -π/2 टू +π/2 रखेंगे, तो पूरा सम होकर एल्जेब्रिक सम ब्रैकेट के अंदर पाए आएगा। जब हम इसे पूरा सॉल्व करते तो ये रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एक्स आता है, और इसमें बहुत बड़ा कंक्लूजन निहित है बोलना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो ये चीज है कि अगर ये शीट चार्ज है, ये ग्लास बोर्ड अगर शीट चार्ज है, और इस ग्लास बोर्ड के फ्रंट में अगर एक पॉइंट है, तो ये इनफाइनाइट साइज की शीट चार्ज मैं मानकर चल रही हूँ, अबव बिलो लेफ्ट राइट सब मानकर चल रही हूँ इसके साइज का एक्सटेंशन -∞ टू +∞ में। तो इसके आगे अगर एक पॉइंट है जिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहती, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस मैटर ही नहीं कर रहा है कि वो कितना दूर है। कहीं भी यहाँ पर डिस्टेंस से रिलेटेड कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है।
मतलब शीट चार्ज, इनफाइनाइट शीट चार्ज के आगे 1 किलोमीटर पर कोई पॉइंट है या 10 किलोमीटर पर है या 1 मिलीमीटर पर है या 1 सेंटीमीटर पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी। इवन इसके बैक साइड में भी अगर कोई पॉइंट कितने भी डिस्टेंस पे रखा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम रहेगी। अब इसका बुक्स में कहीं भी कोई मतलब इन्फ्रेंसेस ऐसे नहीं दिए गए कि क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, पर मैं इसको ऐसे डिफाइन करती हूँ कि अगर एक बहुत बड़ी दीवार है और उस वो पूरी दीवार पर अगर हमने बल्ब्स लगा कर रखे ढेर सारे और दीवार का साइज बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से जो इल्यूमिनेशन होगा वॉल पर लगे सारे बल्ब्स की वजह से, चाहे वो 1 सेंटीमीटर का इल्यूमिनेशन हो या 10 सेंटीमीटर का हो या 1 मीटर का हो, फ्रंट में बैक में जिस तरफ भी इल्यूमिनेशन आ रहा है, इंटेंसिटी फाइंड आउट हो रही, तो वो इल्यूमिनेशन की क्वांटिटी सेम रहेगी। वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अगर ये शीट चार्ज बोर्ड के प्लेन को ही आप समझिए, बोर्ड के प्लेन का शीट चार्ज अगर इनफाइनाइट साइज का है और ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आगे या पीछे सेम रहेगी, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हो, क्योंकि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का वेरिएबल तो आ ही नहीं रहा है। पर डायरेक्शन पर अब अगर मैं बात कर लूं, तो ये पी पॉइंट जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ये शीट चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन फाइनली मिल रही वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मिल रही। अगर इस शीट चार्ज पर माइनस चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो मिलती वो माइनस एक्स में मिलती। अगर शीट चार्ज मेरा जेड एक्स प्लेन पर होता तो शीट चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन में ए वाई होती, माइनस डायरेक्शन में माइनस ए वाई होती। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मूले से हम इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं। एज सच ये कांस्टेंट आ रहा है, रो एस कांस्टेंट है, 2 एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, कुछ भी वेरिएबल का इंक्लूजन नहीं है।